उनसे बात करते हैं। विकास साहब, क्या कहेंगे, क्या परिवर्तन चाहते हैं आप कांग्रेस में? मुझे लगता है एक किसानों का नेता, एक जवानों का नेता, एक बेरोजगार लोगों को साथ में रखने वाला, बेरोजगारों को रोजगार मिलने की भावना रखने वाला प्रदेश अध्यक्ष मिला। सारे इस राज्य के युवा साथी प्रदेश अध्यक्ष के साथ में है और कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी, आम आदमी को न्याय मिलेगा, इससे मुझे लग रहा है। किस तरह की भूमिका रहेगी नाना पटोले की अगर पूरे महाराष्ट्र में देखी जाएगी कांग्रेस को बढ़ाने में? नाना बाबू की भूमिका आक्रामक है, सबको साथ लेके चलने की है, अन्याय के खिलाफ खड़े रहने की है, कार्यकर्ताओं को ताकत देने की है, पार्टी को ताकत देने की और आम आदमी को ताकत देने की भूमिका नाना बाबू की। राजू भाई, क्या कहेंगे, आज के दिन नाना पटोले जी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, इधर के एक व्यक्ति को ये मान मिली। पूरे महाराष्ट्र में एक शेतकरी, शेत मजदूर, इनमें एक उत्साह का वातावरण है। एक आम आदमी का नेता इस महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष बन चुका है। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता में एक उत्साह का वातावरण है और आने वाले दिनों में विदर्भ में एक अलग वातावरण देखेगा। आने वाला हर इलेक्शन हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विजय होंगी हमारी। कांग्रेस नंबर 1 पार्टी होगी जिस तरह से नाना भाऊ ने कहा है। कांग्रेस नंबर 1 पार्टी होगी जिस तरह से नाना भाऊ ने। बिल्कुल पक्का है कि कांग्रेस नंबर 1 पार्टी होंगी। आने वाले दिनों में कांग्रेस ही नंबर 1 पार्टी होंगी और देश में और महाराष्ट्र में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी होगी। एक प्रत्येक विधायक महोदय थे जो राजू पारवे और विकास ठाकरे जी जो कांग्रेस को नंबर 1 करेंगे वो नाना पटोले कर सकते हैं और कांग्रेस की भूमिका इससे बचेगी पूरे महाराष्ट्र में, ऐसा उन्होंने दावा किया है। कैमरा पर्सन राजेश जंगीरवार के साथ मुकेश राव, पीकेबी न्यूज, नागपुर। नाना पटोले जी के आने से विदर्भ ही नहीं पर समूचे महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक लड़वैया नेता मिला है और पूरा आने वाले 4 साल कार्यकर्ताओं के इलेक्शन होने वाले और उसके उपलक्ष्य में एक लड़वैया नेता के रूप में जो कांग्रेस को मिला है, कांग्रेस निश्चित स्वरूप से आने वाले 4 साल में महाराष्ट्र में नंबर 1 का पार्टी। आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आंदोलन करने वाले किसानों की भी चेष्टा कर रहे हैं। ये देश को आंदोलनों से ही आज़ादी मिली है और जो किसान, पूरे देश के किसान आज जो काले 3 कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने केंद्र में लाई है, उसके विरोध में जो आंदोलन दिल्ली में गए 2.5 महीने से चल रहा है, उसमें कई किसान शहीद हुए हैं। लेकिन राज्यसभा में नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से किसानों की चेष्टा की, अन्नदाता की चेष्टा की, उसका बदला सत्ता परिवर्तन के साथ इस देश का किसान लेगा, मजदूर लेगा, ये बात तय हो चुकी है। चुनौती जहां पे लोकतंत्र में हम कांग्रेस लोकतंत्र पे विश्वास करने वाली पार्टी है और आपको पता है कि जिस तरह से लोगों में उत्साह आ चुका है, ये उत्साह को और दुगुनित कर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना और इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना और हमारे किसानों को, हमारे युवाओं को
हमारे मजदूरों को, हमारे छोटे व्यापारियों को, उनको ताकत देना, उनको सम्मान से जीने का अधिकार देना, यही संकल्प हमारा है। नाना भाऊ, आपने कहा था कि पायलट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, वो आज अपन वो घरच्या मीटिंगमध्ये बोलू. हां, मराठी. चला चला चला. आपण पाहता आहे की मी आज पहिल्यांदा काँग्रेसचा अध्यक्ष चला झाल्यानंतर भाऊ चला. मी पहिल्यांदा नागपूरला आलो चला भाऊ थँक्यू. आणि तो उत्साह लोकांच्या मनात आपण पाहता आहे. याचाच अर्थ परिवर्तनाची लहर आता महाराष्ट्रामध्ये सुरू झालेली आहे. लोकांनी मानसिकता बनवलेली आहे की केंद्रातलं भाजपचं सरकार आणि जे अधिराज्य समजून ज्या पद्धतीनं भाजप महाराष्ट्रात वागायला निघालेली होती त्याला जनतेने उकळून फेकण्याचा निर्धार केलेला आहे. त्याचं चित्र आपण या ठिकाणी पाहतो आहे. चला भाऊ चक्राचक्री होत आहे. मी कुठलंही पद मागत नाही. याचं अनेकदा उदाहरण आपण राजकीय व्यवस्थेत पाहिलेलं आहे. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद नाना पटोले आज नागपुर पहुंचे हुए हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है. अगर देखा जाएगा तो विदर्भ के व्यक्ति को एक कमान सौंपी गई है और जिस तरह से कांग्रेस में जो गुटबाजी देखी जाती थी कहीं कहीं उस पर विराम लगने के कहीं कहीं संकेत है. वही हजारों की तादाद में यहाँ पर कांग्रेस के समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं और कई लोग उनको बधाई देने के लिए पुष्प गुच्छ लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं. ये जुलूस इस तरह से निकल चुका है एयरपोर्ट से और उनके साथ है विधायक विकास ठाकरे जो शहर अध्यक्ष भी है और कई सारे ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो उनको बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे. एक तरह से नाना पटोले को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करना कांग्रेस के लिए संजीवनी कहा जा रहा है, जिससे कांग्रेस की जो स्थिति है वो कहीं कहीं महाराष्ट्र में सुधरेगी और वो नंबर 1 होगी. ऐसा प्रयास नाना पटोले ने खुद अपने शब्दों में कहकर बताया है. सुबह से यहाँ पर 10 बजे से कई बड़े तादाद में लोग आए हुए थे और कई बड़े तादाद में लोग यहाँ पर उनको पुष्पगुच्छ देने के लिए, यहाँ पर उनको बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं. वही कांग्रेस की जो स्थिति की बात की जाएगी तो नागपुर की गुटबाजी सबसे बड़ी चिंता का कारण है, जिसको किस तरह से नाना पटोले जिस पर काबू पाते हैं वो देखने लायक बात होगी. लेकिन अभी ये कहा जा सकता है बदस्तूर की कांग्रेस ने महाराष्ट्र में नहीं पूरे विदर्भ में भी कांग्रेस पार्टी ने नाना पटोले को नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी है उस पर ये करके संजीवनी का काम किया है, जिससे आने वाले दिनों में कांग्रेस की स्थिति बेहतर साबित होगी. बंटी ऐसी आ जा इधर. अरे दादा हटो ना भाऊ सामने एक मिनिट थांबा तुम्ही अरे मागे वाले रे अरे ते दिसू द्या ना रे ते दिसू द्या ना
मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दीक्षाभूमीवर त्यांच्या विचाराला ज्या ठिकाणी धम्मपरिवर्तन त्यांनी केलं त्या स्थळावर आहो, या पवित्र स्थळावर आहो. याच ठिकाणातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीवादी व्यवस्थेला चॅलेंज केलेला होता. या माध्यमातून माणुसकीसारखा त्याला जगण्याची संधी प्राप्त व्हावी या पद्धतीची भूमिका डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडली होती. पण आज जे देशातलं भाजपचं सरकार, नरेंद्र मोदीचं जे सरकार आहे, हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराला संपवायला निघालेलं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान संपुष्टात जवळपास आणण्याच्या स्थितीमध्ये आणून ठेवलेलं आहे आणि हे कदापि सहन होऊ देणार नाही. काँग्रेसने सातत्यानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचं रक्षण केलं, या देशाच्या जनतेचं रक्षण केलं, या देशाच्या स्वातंत्र्याचं रक्षण केलं. पण भाजप या देशाच्या स्वातंत्र्यालाही धोका निर्माण करत आहे असं चित्र आपण पाहतोय आणि आम्हाला त्यासाठी मी या ठिकाणी दीक्षाभूमीवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराचा वारसा पुढे नेण्यासाठी मी आशीर्वाद घेण्यासाठी इथं आलेलो आहोत. शेतकऱ्यांचं आंदोलन इथूनच सुरुवात होईल का असं अशी मनोकामना घेऊन इथून निघत? बिलकुल. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानिक व्यवस्थेमध्ये अन्नदाता हा त्याच्यातला प्रमुख घटक होता आणि ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्याला संपवण्याचं मोदीच्या सरकारचं जे प्रयत्न सुरू आहे ते कदापि आम्ही त्याला पूर्णत्वास देऊ देणार नाही. आणि म्हणून महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांना जे 3 काळे कायदे जे शेतकरी विरोधी नरेंद्र मोदी भाजपच्या सरकारने आणलेत त्या 3 काळ्या कायदे लोकांना समजून आम्ही सांगू. कामगारांच्या विरोधातलं घेतलेलं धोरण त्याही विरोधात आम्ही लोकांना समजून सांगू. एक हातावर कमवणाऱ्या खाणाऱ्या गरीब माणसाला उद्याच्या या कायद्यामुळे काय नुकसान होणार आहे, मधल्या जे मध्यमवर्गीय लोक आहेत त्यांना या कायद्याचं काय नुकसान होणार आहे, हे सगळ्या गोष्टी आम्ही समजून सांगणार आहोत. आणि म्हणून या देशाच्या सगळ्या जनतेला एकत्रितपणे मोदी सरकारच्या भाजपच्या विरोधात उभं करण्याचा संकल्प घेऊन आम्ही इथून जातोय. ना 2 प्रश्न आलेले ऑफिस एक मिनिट मॅडम ताई थोडं मागवा. पुण्यात बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांच्यावर ईडीने छापा टाकला आहे. आता ईडीची व्यावसायिक बांधकाम व्यावसायिकावर हे आलेली आहे, आज आलेली आहे. असं आहे की देशामध्ये ईडीचा वापर हे कसा करायचा, कोणाला धमकवायचं, याची काही आता ही परंपरा नवीन राहिलेली नाही. गेल्या 6 वर्षापासून देशाच्या जनतेला, देशाच्या व्यावसायिकांना हे कळलेलं आहे की जे काही यांच्या राष्ट्रप्रेमात जे कोणी लोक नसतील, यांच्या नकली राष्ट्रप्रेमामध्ये जे कोणी लोक नसतील, त्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न या देशामध्ये सातत्यानं सगळ्या शहरामध्ये चाललेला आहे.
त्याच्यामुळे अविनाश भोसलेवर ईडीचं इन्क्वायरी सुरू झाली असेल तर हे काही नवीन नाही. शरद पवार साहेबांवर पण ईडीचं निवडणुकीच्या काळामध्ये त्यांना धमकवण्याचं काम झालेलं होतं. म्हणून ही काही नवीन गोष्ट नाही. फक्त प्रधानमंत्री राज्यसभेत बोललेत पहिल्यांदा, कारण की ते बाहेर आपली मन की बात मांडायचे, बाहेरच्या सभा घ्यायच्या जाहीरपणे, लोकांना पैसे देऊन गोळा करायच्यात आणि पहिल्यांदा राज्यसभेमध्ये ते रडलेत. तर हे एक देशासाठी नवीन बातमी आहे. राज्यपालांनी 12 आमदारांच्या त्वरित नियुक्त्या कराव्या, अन्यथा कोर्टात जाऊ असं पवार साहेबांनी म्हटलं. काय बरोबर आहे की एक संविधानिक पदावर बसलेले राज्याचे राज्यपाल यांनी लोकांच्या भावना आणि जे संविधानिक व्यवस्था आहे त्या न समजणं हे चुकीचं आहे. नरेंद्र मोदींच्या इशाऱ्यावर समजा राज्यपाल वागत असतील तर त्याच्या विरोधात न्याय मागायची भूमिका आमची पण आहे. आम्ही पण माननीय कोर्टामध्ये जाऊ आणि जे काही